बिस्म इल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच्ची कहानियों में खुशामदीद। व्यूअर्स, हमारी आज की कहानी है बदलते नसीब। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें कहानी शुरू करते हैं। मेरे दिल की तरह आज शाम भी बहुत उदास थी। मेरे शोहर इजाज़ का कनाडा का वीज़ा लगकर आ गया था। मैं ये सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि इजाज़ के बग़ैर मैं कैसे रहूँगी। मैं एक बड़ी जॉइंट फैमिली का हिस्सा थी। मेरे शोहर इजाज़ के 5 भाई और 5 बहनें थीं, 3 शादीशुदा और 2 कंवारी। लिहाजा घर में हमेशा शोर शराबा रहता। मेरे ससुर एक गवर्नमेंट मुलाजिम थे और सास मेरी बहुत सख्त थी, अपने नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती थी। सारी बहुओं पर दिन रात हुक्म चलाना और अपने काम करवाना, बस इनको यही आता था। इधर मेरा ये हाल था कि मैं एक नंबर की दब्बू। तालीम तो मेरी मैट्रिक तक थी, लेकिन वालिदैन की बेवक्त वफ़ात के सबब मेरी खाला ने ही मुझे पाला था, इसलिए मेरी शख्सियत में डर और खौफ नुमाया था। फिर जब इजाज़ की अम्मा ने मेरा रिश्ता मांगा तो मेरी शादी कर दी गई। सास का घर नहीं बल्कि अस्तबल था, जिसमें अफराद जानवरों की तरह रहते थे। 3 कमरे थे, एक में सास ससुर, दूसरे में दोनों जेठ। इजाज़ की शादी की तो सहन के कोने में एक शेड डालकर दरवाजे के नाम पर एक पर्दा लगा दिया गया। 2 वक्त खाना पकता तो लंगर की तरह सब इस पर टूट पड़ते। कभी मुझे मिलता कभी नहीं। ऊपर से ताने सुनने पड़ते, तेरा मियाँ कौन सा कमाता है, और जवाब में मुझसे ये भी नहीं कहा जाता था कि इसमें मेरा क्या कसूर। इजाज़ 2 साल से बेरोज़गार थे। बहुत मुश्किलों से उनका कनाडा का वीज़ा लगा था। हमारा एक बेटा भी था। और फिर जब कनाडा का वीज़ा आ गया तो इजाज़ रुखसत होते वक्त मुझे तसल्लियाँ देने लगे। वहाँ जाकर इतनी मेहनत करूँगा कि तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूँगा। ये बड़ा घर बनाऊंगा तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के लिए। इसमें तुम राज करोगी। अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा तुम्हारे लिए। ये क्या प्लानिंग हो रही है। सास और नंद छुपकर बातें सुनने पर ज़रा शर्मिंदा ना थे। पाल कर हाथी खरीद दिया इस दिन के लिए, सास ने धाड़ते हुए कहा। मैं तो सहम कर एक तरफ हो गई। सास ने इजाज़ की खूब खबर ली थी। फिर इजाज़ चले गए। इनके जाने के बाद तो सन्नाटा छा गया था, लेकिन सिर्फ मेरे दिल पर। बाकी तो सारे घर का वही हाल था। सब अपनी मस्तियों में मस्त थे। घर में वही बेतरतीबी थी, कोई इधर पड़ा हुआ है तो कोई उधर। कहीं झूठे बर्तन पड़े हैं, कहीं कपड़े, कहीं बिस्तर और कहीं इंसान। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी परेशानियों में इजाफा होता जा रहा था। इस आलम में बड़ी परेशानी ये थी कि इजाज़ की कोई खैर खबर नहीं थी। उधर मेरे देवर और इजाज़ के छोटे भाई के ससुराल वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि रुखसती करो, और सास ने मुझे वो शेड नुमा कमरे से भी निकाल दिया। अम्मा मैं कहाँ सोऊंगी और बच्चे कहाँ रहेंगे, मैंने बेचारगी से कहा। बरामदा किस लिए है, सब यहाँ पड़े हैं तो तू भी पड़ जा, सास ने बेपरवाही से जवाब दिया। मैं सिलाई कर लेती थी और इसलिए अपना बोझ खुद उठा लेती थी, लेकिन इसके बावजूद सास ताने देती थी। वो खाला जिन्होंने मेरी शादी की, मुझे पाला पोसा, उनका भी इंतकाल हो चुका था। पलट कर जाने का रास्ता नहीं था। घर में 20-22 अफराद थे, सबका खाना मैं पकाती। सास, नंदे, देवरानी, जिठानी आराम करती या घूमने निकल जाती। एक दिन मेरे बेटे को बुखार था, जिसकी वजह से मैं रोटी नहीं पका सकी। बस फिर तो कयामत आ गई। सास ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। मुफ्त खोर, नमक हराम, तुझे हम रोटी देते हैं। सास मुझे ताने दे रही थी, हालांकि मैं सिलाई करके अपना ऊपर का खर्च पूरा करती थी। बच्चों के अखराजात के लिए परेशान रहती थी। अब तो सास ने हंगामा खड़ा किया तो मुझसे बर्दाश्त न हो सका। अम्मा, रेहान को मैं अपने मैके से नहीं लाई थी। 22 आदमियों का खाना पकाती हूँ, सिलाई करती हूँ। अब रेहान को बुखार था, इसलिए मैं रोटी नहीं पका सकी तो आपने मुझे ताने देना शुरू कर दिए। जवाब देती है। सास का जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा। इस वक्त ससुर भी घर में थे।
इन्होंने भी मेरा जुमला सुन लिया था। मेरा वजूद तो सबके लिए कांटा था। ये बेहतरीन बहाना था मुझसे छुटकारा हासिल करने का, और सब ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। मेरी जिठानी ने मेरा बिस्तरा और सामान भी घर से बाहर फेंक दिया। बच्चे को गोद में लिए मैं सामान के पास हैरान और परेशान खड़ी थी। फिर मैं रिक्शे में बैठकर सादिकाबाद रवाना हो गई, जहाँ एक दूर पार की रिश्तेदार रहती थी। इनके घर पहुंची तो इन्होंने सर्द महरी से मेरा इस्तकबाल किया। रात हो चुकी थी और मेरी मेज़बान ने साफ लफ्ज़ों में कहा था, मेरे शोहर इस तरह की बातों को सख्त नापसंद करते हैं। रात गुजार लो, लेकिन सुबह अपना बंदोबस्त कर लेना। यहाँ भी क़याम के लिए बरामदा ही था। उस रात भला की सर्दी थी और अपने छोटे बच्चे को साथ में लेकर मैं ठठर रही थी। खाने के लिए भी रस्मन ही पूछा था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया था। हाँ, मोहल्ले की दुकान से बिस्किट का एक पैकेट और कुछ खाने की चीज़ें ले ली थी, जिन्हें खाकर बच्चे को लेकर मैं बिस्तर में दबक गई। बिस्तर मेरा अपना था। रात भर में आने वाली सुबह के बारे में सोचती रही थी कि अगली जाए पनाह क्या होगी। हर अजीज़ के बारे में सोच डाला, कहीं पनाह मिलती नज़र न आती थी। मैं सोचती रही और रोती रही। इसी तरह रोते रोते आँख लग गई। सुबह जब आँख खुली तो पहला ख्याल रूबी बाजी का आया। उनसे मेरी सलाम दुआ थी और वो सादिकाबाद में ही रहती थी। नमाज से फारिग होने के बाद मैंने अपना बिस्तर लपेटा। मेरी मेज़बान के बच्चे उठ गए थे और कमरों का दरवाज़ा खुल गया था। मैंने सामान लपेट कर एक तरफ रखा। रेहान को कलेजे से लगाकर मैंने रूबी बाजी के घर का रास्ता लिया। वो बहुत अच्छी तरह मिली। मैंने अपने हालात का बताया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। परेशान ना हो, यहाँ एक मकान खाली है, इसे किराए पर ले लेते हैं। कुछ पैसे तो हैं ना तुम्हारे पास? हाँ, कुछ रुपए मैंने अपने कपड़ों में छुपा कर रखे थे। बस एक बड़ी मुश्किल तो हल हो गई। दूसरी अच्छी बात यह है कि मोहल्ले में गारमेंट का कारखाना है। कोशिश करती हूँ कि तुम्हें घर पर कोई काम मिल जाए। रूबी बाजी मुझे लेकर मकान दिखाने चली गई, मगर वो किराए पर उठ गया था। लेकिन एक और मकान खाली था, जिसके मालिक ज़रा बदमिजाज किस्म के लोग थे। एक कमरा, नन्हा किचन और वॉशरूम पर मुश्तमिल पुरानी तर्ज पर बना उजाड़ सा मकान था। कच्चा सहन, कोने में बना वॉशरूम, सहन में बेरी का दरख्त। लेकिन इस परेशानी में मुझे ये मकान किसी महल से कम नहीं लग रहा था। मैंने 1 माह का किराया एडवांस में दे दिया और घर की चाबी ले ली। फिर रूबी बाजी ने कारखाने में बात करवाई और एक सिलाई मशीन भी दिलवा दी। काम बहुत है, जितना करोगी वक्त पर पेमेंट मिलेगी। रूबी बाजी की बातों से इत्मीनान की लहर मेरे दिल में सरायत कर गई। मैं रूबी बाजी की दिल से मशकूर थी। मैंने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और इस घर में शिफ्ट हो गई। नन्हा रेहान उस वक्त 2 साल का था। मैंने कमरे के कोने में बिस्तर बिछा दिया। पर्स में कागज़ कलम था, इसे निकाल कर ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाई। रेहान ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसका भूख से बुरा हाल था। भूख से बच्चे का चेहरा उतरा हुआ था। बस बेटा, अभी खाना बनाती हूँ। बाजार करीब था। बच्चे को लेकर मैं ज़रूरी चीज़ें, राशन और एक पक्का सालन रोटी खरीद लाई। रेहान को दूध दिया। थोड़ा सा खाना खुद खाया और थोड़ा सा मैंने रेहान को खिलाया। रेहान ने जब अपनी तोतली ज़ुबान में पूछा कि अब हम यहाँ रहेंगे, दादी के घर नहीं जाएंगे, तो मेरा दिल कट कर रह गया। गैस तमाम घरों में थी, लेकिन मेरे कमरे में नहीं थी। मालिक मकान ने देने से इनकार कर दिया था, इसलिए अपना सिलेंडर जलाना पड़ता था या लकड़ियाँ कोयले जलाकर खाना पकाना पड़ता था। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि सिलाई के पैसे अच्छे मिल जाते थे। हालांकि कपड़े सी कर थकन से मेरा बुरा हाल हो जाता था, लेकिन जब पैसे मिलते तो सारी थकन दूर हो जाती। जब कोई शरीफ औरत अकेली होती है तो इससे बहुत मोहतात रहना पड़ता है। मैं भी बहुत एहतियात करती थी। अक्सर मोहल्ले की औरतें दरवाजे पे खड़े होकर बातें करती तो मेरा भी दिल चाहता कि मैं सबके साथ हंसूं, बोलूं, लेकिन अकल मुझे ऐसा करने से मना कर देती थी कि इनके घरों में मर्द हैं, जबकि मेरे घर में कोई मर्द नहीं है। सिलाई की मेहनत तो थी, लेकिन इतनी मेहनत के बाद सुकून से खाना पकाती थी तो सुकून से खा भी लेती थी। रेहान को दूध और ग़िज़ा भी अल्लाह दे रहा था। ससुराल के जुल्म से मेरी जान छूटी थी।
लेकिन रात की तन्हाई से डर लगता था। इजाज़ का ख्याल आता कि पता नहीं किस हाल में होंगे। रेहान रोज़ पूछता, मेरे बाबा कब आएंगे? बाबा बेटे के लिए चीज़ें लेने गए हैं, अच्छे अच्छे खिलौने और सूट। मैं इसे बहलाती। वक्त गुजरता रहा और रेहान 4 साल का हो गया। अब तो करीबी स्कूल में मैंने रेहान का दाखिला भी करवा दिया था। जिस दिन रेहान का स्कूल में दाखिला हुआ था मैं बहुत रोई थी। मुझे इजाज़ बहुत याद आए थे। इजाज़ का घर यहाँ से बहुत दूर था और वहाँ जाना ना सिर्फ मुश्किल बल्कि ख़तरे से खाली ना था। वरना दिल बहुत चाहता था कि जाकर पता करूं कोई खैर खबर आई है या नहीं। क्या पता इजाज़ किस हालत में होंगे। मेरा दिल बहुत परेशान था। मेरे घर के सामने एक फैमिली रहती थी। इनसे मेरी अच्छी अलैक सलैक हो गई। कभी वो बाजी मेरे घर आ जाती तो घर में रौनक हो जाती, या कभी मैं इनके घर चली जाती तो दिल बहल जाता। इस तरह थोड़ी जान पहचान हुई और ईद बकरा ईद पर हिस्सा आने जाने लगा। एक दिन किसी तरह वक्त निकाल कर मैं सास की तरफ गई ताकि इजाज़ के बारे में कुछ पता कर सकूं। वहाँ इजाज़ की वापसी की तो कोई खबर नहीं मिली, मगर एक दर्दनाक हादसे के बारे में पता चला कि घर में जो आतिशबाजी का सामान बनाने का काम मेरा देवर करता था, इसमें धमाका हो गया था, जिसमें मेरी सास, ससुर, देवर देवरानी, जेठ चिटानी, इनके बच्चे समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए और कुछ बच्चे माजूर हो गए थे। जिस घर में इतने अफराद थे, अब वहाँ सिर्फ मेरी नंद रहती थी। ये सारी बातें तो मुझे पड़ोस से पता चली थी। जब मैंने चाहा कि अपने ससुराल में जाकर ताज़ियत करूं, तो मेरी नंद ने दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर से तेज़ आवाज़ में मुझे गालियां देने लगी। मैं एक मर्तबा फिर रोती हुई अपने घर वापस आ गई। कई दिन इस हादसे के मुतालिक सोच सोच कर वहशत होती रही। फिर ज़िंदगी मामूल पर आ गई। अब एक बार फिर खुदा को मेरा इम्तिहान मकसूद था। कारखाने से काम मिलना कम हो गया। मैं फिर परेशान रहने लगी। एक ऐसा वक्त भी आ गया कि जब काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, कारखाना बंद हो रहा था, परेशानी ही परेशानी थी। अब तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए थे। इन हालात में मैं रेहान के स्कूल की फ़ीस कैसे देती? अक्सर पड़ोसने कहती थी कि जिस मकान में मैं रहती हूँ ये आसिफ ज़दा है। इनके मुताबिक इस मकान में किसी को खुश नहीं देखा गया। अब मेरे जहन में ये ख्याल घर कर रहा था कि कहीं ये परेशानी आसिफ की वजह से तो नहीं। एक रोज़ मैंने सामने वाली की सास से बातों ही बातों में पूछा, खाला क्या यहाँ जिन्नात रहते हैं? तो वो मुस्कुराकर खामोश हो गई। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ एक डाकू मारा गया था। जब हमारी लाइन के मकानात बन रहे थे तो यहाँ एक पुलिस मुकाबला हुआ था और एक डाकू मारा गया था। कहते हैं वो यही ज़ेरे तामीर घर था जो तुम्हारे पास है। वो इसमें छुपा हुआ था, इसी में कत्ल हुआ और लोग कहते हैं कि इसकी रूह फिरती है। एक तो तंग दस्ती और अब दूसरी फिक्र लग गई थी, मगर मैं ऐसी बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं रखती थी। अब ऐसा वक्त आ गया कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। सुबह आटे के डब्बे को झाड़ा तो एक मुट्ठी आटा निकल आया। दालों के डब्बे देखे तो एक खाने के चम्मच जितनी दाल निकली। मैंने आटे की छोटी सी रोटी पकाई और पतली दाल उबाल ली। बमुश्किल मैंने रेहान को ही थोड़ा सा खाना खिलाया और ख़ुद में भूखी रही। कुछ देर बाद मैंने इसे सुला दिया। ये दोपहर का वक्त था। अब क्या करूं? ज़ोहर की नमाज के बाद बड़ी देर रो रो कर मैं अपने अल्लाह से दुआ मांगती रही। ऐ अल्लाह, तुझे मेरे छोटे बच्चे की भूख का वास्ता, तू मेरी परेशानी दूर कर दे। जब मुझे घर से निकाला गया था तूने रात गुजारने के लिए मुझे जगह दी और तूने ही ना सिर्फ ठिकाना दिया बल्कि खाने को, पहनने को, सुकून से जीने का सामान भी कर दिया। अब फिर मुझ पर कड़ा वक्त है। मेरे रब, तू मेरी मदद कर। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई। जब मैंने सजदे से सर उठाया तो रेहान बेखबर सो रहा था। नमाज ख़त्म करके मैं सहन में आ गई। मैंने गुज़िश्ता रोज़ से कुछ नहीं खाया था। भूख से नींद भी नहीं आ रही थी। किससे कर्ज लूँ? सामने वाली से 200 रुपये में पहले ले चुकी थी। मोहल्ले के कोने वाले घर से भी मैं कर्ज ले चुकी थी। दूध वाले ने भी उधार देने से इनकार कर दिया था। सूरत हाल बहुत खौफनाक हो गई थी। मैंने सहन में धनिया, पुदीना, लहसुन और प्याज लगाया हुआ था।
मैं यूं ही लकड़ी से धनिये की गोडी करने लगी। अचानक मुझे लगा जैसे मिट्टी के नीचे कोई सख्त चीज़ है। अब मैंने खोदना शुरू किया तो किसी चीज़ के होने का एहसास यकीन में बदल गया। मैं किचन से एक चिमटा भी ले आई। रात से भूखी होने के बावजूद अल्लाह ने इतनी ताकत दे दी कि ऊपर की तमाम मिट्टी हटाई तो एक बक्स के आसार नमूदार हुए। बक्स तकरीबन 4 बाय 4 साइज का था, जिसे निकालना मेरे बस की बात न थी। चारपाई पर चादर सूखने को रखी थी। मैंने चारपाई घसीट कर खोदी हुई जगह पर रखी कि पड़ोसन से कोई बच्चा वगैरह ऊपर से ना देख ले, क्योंकि सहन खुला हुआ था। फिर खुद चारपाई के नीचे जाकर किसी न किसी तरह मैंने वो बक्स खोला और जो कुछ मैंने देखा वो अक्ल दंग करने के लिए काफ़ी था। इस बक्स में नोटों की गड्डियाँ, जेवरात और सोने की चूड़ियाँ वगैरह थी। मैं फ़ौरन चारपाई के नीचे से निकली और कमरे से कपड़े का थैला ले आई और इसमें बक्स की तमाम चीज़ें भरकर कमरे में पहुंचा दी। फिर मिट्टी बराबर करके मैंने धनिया दोबारा लगा दिया। इस कार्रवाई में 1 घंटा लगा था। अब दिन के 3 बज रहे थे। मेरी सांस फूली हुई थी और चेहरा सुर्ख हो गया था। कोई मेरे अंदर से कह रहा था कि अब तेरी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले क्या करूं? लोगों का कर्ज वापस करूं ताकि कोई दरवाजे पर ना आए। मैंने सोचना शुरू किया। इसी वक्त पहले कर्जदार दूध वाले की बाइक का हॉर्न सुनाई दिया। मैंने 1000 रुपया निकाला और दूध का बर्तन लेकर दरवाजे पर पहुंची। दूध वाले ने दूध देने से इनकार कर दिया और कहा, बाजी पहले आप पिछले पैसे दे दें। अगले लम्हे मैंने 1000 रुपये का नोट आगे बढ़ाया। नोट ने जादू का काम किया। आवाज़ में नरमी उतर आई। दूध कितना चाहिए? अभी नहीं चाहिए। हालांकि बर्तन में लाई थी, लेकिन मेरा दिल नहीं कह रहा था कि मैं इससे दूध लूं, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी सख्त महरी से बोला था। इसके बाद सामने वाली का कर्ज देने में उसके घर गई और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर दस्तक दी। अम्मी काम कर रही हैं। अंदर से बच्ची ने जवाब दिया। इतने में इसकी अम्मी की सूरत नजर आई। वो समझ रही थी कि मैं फिर पैसे मांगने आई हूँ। इन्होंने एक नज़र देखा और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने इनके दरवाजे पर जाकर कहा, अपने पैसे ले लीजिए। फ़ौरन दरवाज़ा खुल गया। मैंने इनका कर्ज लौटा दिया। गली में बन डबल रोटी वाले आते थे। इस वक्त भी आ रहे थे। मैंने अच्छे वाले शीर माल लिए। रेहान को शीर माल बहुत पसंद था। मैं जैसे ही घर पहुंची तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। दरवाज़ा खोला तो कोने वाले घर से एक औरत, जिससे मैंने उधार लिया था, अपनी बहन को लेकर आई थी, जिसने आते ही लड़ना शुरू कर दिया। तुमने मेरी बहन को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ले लिए हैं। इनके तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। लगता था अगर आज मेरे पास पैसे ना होते तो वो दोनों बहनें मुझको पकड़कर मारती। ठहरें, ये कहकर मैंने अंदर से पैसे लाकर दे दिए। देखा, ऐसे निकलते हैं। इसकी बहन ने फातिहाना नज़रों से अपनी बहन को देखा। इनके जाने पर मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा तो मालिक मकान आ गई। आइए खाला, ए खाला वाला छोड़, किराया दे। अपनी मालिक मकान से मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने ना सिर्फ किराया वक्त पर दिया था, बल्कि बसा औकात वक्त से पहले भी अदायगी की थी। लेकिन अब 2 माह का किराया चढ़ गया था, जिसकी वजह से बड़ी बी की आंखें बाहर को आ रही थी। पैसे? जी खाला। कोई खाला नहीं, सिर्फ पैसे। हाँ खाला, आप बैठें तो। पहले पैसे फिर कोई बात। मैंने स्टोर से पैसे लाकर इन्हें दिए। मैं चाहती थी कि मकान खरीदने की बात करूं, लेकिन वो आपे में नहीं थी। इनको मुझसे झगड़ते देखकर रेहान रोने लगा। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। उनके जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके मैंने रेहान को अपने कलेजे से लगाया। रेहान कह रहा था, हमारे घर खाना ख़त्म हो गया है, इसलिए आपसे सब लड़ रहे हैं ना? नहीं मेरे बच्चे। मैंने रेहान का मुंह धुलाया और इसे किचन में ले आई। रेहान को शीर माल के साथ दूध का एक गिलास दिया और मैंने खुद भी थोड़ा सा खाना खाया। सुबह से अब तक जो कुछ हुआ था वो अच्छों के हवास गुम करने के लिए काफ़ी था। पेट में कुछ गया तो हवास थोड़े बहाल हुए और मैं सोचने लगी, अब क्या करूं? मैंने खुद से सवाल किया। मैं एक बेबस मजबूर औरत थी। अगर किसी को ज़रा सा भी शक हो गया कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो जाने क्या हो मेरे साथ।
میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی مفلسی کا رونا جاری رکھوں، اس سے لوگ مجھ سے دور بھاگیں گے۔ خرچ برائے نام پہلے کی طرح رکھا تاکہ پیسے نظر نہ آئے۔ سٹور کمرے کے اندر تھا۔ اٹھ کر پھر زمین سے نکلا ہوا سامان دیکھا، رقم لاکھوں کے لگ بھگ تھی۔ کچھ ایسے شواہد بھی تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اس ڈاکو کا مال ہے جو اس گھر میں پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ میں سب کچھ رکھ کر ریحان کے پاس آ گئی۔ ڈر لگ رہا تھا کہیں کوئی چور نہ آ جائے، اسی فکر میں مجھے نیند آ گئی۔ مارکیٹ سے کھانے پینے کی چیزیں پہلے بھی لینے جاتی تھی، مگر گھر کا دھڑکا نہیں ہوتا تھا کیونکہ گھر میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں کہ جس کی فکر کی جاتی۔ لیکن اب بات دوسری تھی، اس لیے چند دن بعد میں نے وہ تمام مال بینک میں رکھوا دیا۔ گھر میں پیچھے کی طرف والا دروازہ کھولا تاکہ بار بار گلی میں نہ نکلنا پڑے۔ اسی دوران میں نے ایک سیکنڈ ہینڈ فریج بھی لے لیا اور پڑوسیوں کو بتایا کہ شوہر نے کچھ پیسے بھیجے تھے، اس طرح میں ہفتے بھر کا کھانا پینا اس میں بھر دیتی۔ انہی دنوں مالک مکان حج پہ جا رہے تھے اور اپنا یہ مکان بیچنا چاہتے تھے۔ میں نے چپکے سے یہ مکان بھی خرید لیا۔ مالک مکان بد دماغ عورت تھی، اس لیے کوئی ان کے گھر آتا جاتا نہیں تھا۔ اس طرح یہ بات راز رہ گئی۔ محلے والے سمجھتے تھے کہ میں اب بھی کرائے پر رہ رہی ہوں۔ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ مالک مکان نے پوچھا تھا۔ ان کے بابا کی نوکری ہو گئی ہے کینیڈا میں۔ میں نے سب سے یہی کہا تھا کہ میرے شوہر کی جاب نہیں ہے اور وہ کینیڈا میں ہیں، اس لیے مجھے سلائی کرنی پڑتی ہے۔ مکان لیتے ہوئے سبھی کو یہی بتایا تھا۔ باقی میل جول پہلے بھی نہیں تھی، جن سے تھی ان کے چہرے اتنے بھیانک نکلے کہ میرا پھر دل ہی ان سے ملنے کو نہیں کیا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے تھے۔ ریحان کو اسکول چھوڑ کر گھر کے کاموں میں لگ جاتی، صفائی، کھانا پکانا، ریحان کو اسکول سے لے کر آنا، اسی طرح میرا پورا دن گزر جاتا۔ ایک روز گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو محلے کے کونے والے گھر سے ایک عورت آئی تھی جو اس روز اپنی بہن کے ساتھ لڑنے آئی تھی۔ میں نے وہیں صحن میں بٹھا لیا۔ اور کیا حال چال ہے؟ اس نے آنکھیں گھما گھما کر پوچھا۔ کیسا چل رہا ہے تمہارا گزارا؟ شکر ہے، شکر تو ہے، کہیں کام وام ملا؟ نہیں، میں نے مختصر جواب دیا۔ میں دلا دوں؟ کام بہت ہے، بس کام والا بندہ ہونا چاہیے، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ بنگلے کوٹھیوں کا کام ہے، تم خوبصورت ہو، تمہیں کام بھی جلدی مل جائے گا۔ کام کا خوبصورتی سے کیا تعلق؟ میں نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ سامنے جو کوٹھی ہے نا، اس کے صاحب کو ایک خوبصورت لڑکی چاہیے کام کے لیے۔ تم سمجھ تو رہی ہو نا میری بات؟ دیکھو اتنی غربت میں بسر کر رہی ہو، تمہارے شوہر کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، زندگی پر تمہارا بھی حق ہے آخر۔ اس کی باتیں سن کر میرا خون کھول رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ کھری کھری سنا دوں، لیکن عقل روک رہی تھی۔ ابھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، دوبارہ کبھی میرے گھر کی طرف رخ نہ کرنا۔ اچھا، اس نے دیدے پھاڑ کر مجھے دیکھا۔ جبھی تو میں کہوں بڑی عزت والی بن رہی ہے، کیا پہلے میں عزت والی نہیں تھی؟ کیا دیکھا ہے آپ نے مجھ میں؟ بولیے، میں نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ میرا لہجہ تلخ ہوتا دیکھ کر وہ اٹھ کر خاموشی سے چلی گئی۔ اجاز کہاں ہو تم؟ بہت دن بعد پھر میری آنکھیں برسنے لگی۔ میرے اللہ تو مجھے میرے اجاز سے ملا دے۔ رات میں یہ دعا کر کر سوئی اور صبح قبول ہو گئی۔ صبح ہی صبح دروازے پر دستک ہوئی، کھولا تو سامنے اجاز کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر چند لمحے تو پہچان ہی نہیں پائی۔ ان کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اجاز آپ؟ اجاز رو رہے تھے اور میں بھی رو رہی تھی۔ اینی، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ ریحان بھی باپ سے لپٹ گیا، حالانکہ یہ بہت چھوٹا تھا جب اس نے باپ کو دیکھا تھا۔ میرا دل اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے زندگی کی واحد کمی بھی پوری کر دی تھی۔ اجاز نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ بہت دھوکا ہوا، مجھے اغوا کاروں نے اغوا کر لیا تھا۔ وہ لوگ دن رات مجھ سے مشقت کرواتے تھے، بڑی مشکل سے جان چھڑا کر نکلا ہوں۔ یہاں آیا تو گھر کے لوگ مر چکے تھے اور تم غائب تھی، بڑی مشکل سے تمہارا پتہ ڈھونڈا ہے۔ پھر میں نے اپنی کہانی سنائی اور گھر میں دفن خزانے کے بارے میں بھی ان کو بتایا۔ اجاز یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ اجاز، اب اس پیسے سے آپ کوئی کاروبار کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا۔ اب آپ آ گئے ہو تو مجھے خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے۔
मैं बहुत खुश थी। खुशी मेरे अंग अंग से उमड़ रही थी। रेहान भी बाप को देखकर बहुत खुश था। कुछ ही दिनों में इजाज़ ने अपना एक कारोबार सेट कर लिया। अल्लाह के करम से इसमें काफ़ी बरकत हुई। मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरे नसीब बदल दिए। बेशक अल्लाह के हाथ देर है पर अंधेर नहीं, वो आपकी दुआएं ज़रूर सुनता है। बेशक दुआएं तकदीर बदल देती हैं। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।